स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ कर रहे हैं कक्षा 7 की नागरिक शास्त्र का पहला अध्याय समानता। हम सब ने कक्षा 7 की भूगोल का पहला अध्याय पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। नागरिक शास्त्र का अर्थ हुआ जो नागरिकों के लिए शास्त्र है, जिससे हमें सभी चीज़ों की नागरिकों की जानकारी मिलती है, उनके अधिकारों की जानकारी मिलती है। ठीक है। समानता का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? समान जीने का महत्व। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कक्षा 6 की पुस्तकों ने हमने लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों की शांतिपूर्ण समाधान, समानता व न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। ये क्या है? लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक होता है? भारत में सब समान है या नहीं? हम कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करते हैं। चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही थी, किंतु अच्छी बात यह है कि कितनी अच्छी बात है ना सुजाता। कौन बोल रहा है? कांता बोल रही है। कितनी अच्छी बात है ना सुजाता कि हम सब अपने देश में समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारी इसी लाइन में खड़े हैं। तो सुजाता कहती है, हाँ बिल्कुल, चल कांता तेरी बारी आ गई। मैं तो उसी को वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। लाइन में सभी प्रकार के लोग खड़े हैं। कारीगर भी है, गृहिणी भी है, परमदर्शिता भी है, सरकारी अधिकारी, मीडियाकर्मी, बेरोजगार, उद्योगपति, सभी वोट डालने की लाइन में समान भाव से खड़े हुए हैं। भेदभाव नहीं हो रहा है। ठीक है। तो समानता का अधिकार सभी को है वोट डालने में। कुछ देर बाद कांता जैन साहब को कह रही है, नमस्ते साहब। तो वे कह रहे हैं बाद में आना। ठीक है। गुड़िया बुखार में पड़ी है, उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर पर काम कर रहा हूँ और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊँ। घर पर अपनी बेटी से कह रही है जो बीमार है, यह पी लो, कुछ अच्छा लगेगा, और जब मैं शाम को लौटूंगी तो हम अस्पताल चलेंगे। ठीक है। गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, क्योंकि इस बस्ती में साफ़ सफाई नहीं होती है। ठीक है। फिर वह जैन साहब के घर पे काम करने गई है। वहाँ पे वो बोल रही है कौनों की अच्छे से साफ़ करना। ठीक है। कांता ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना, समझी? जी मैडम, नहीं बनाऊंगी। फिर शाम को जब वह डॉक्टर के क्लिनिक पर गई, अस्पताल में गई, तो वह लाइन में खड़ी हुई सोच रही है, अपनी बेटी से कह रही है, बस जरा सी देर और बेटी। जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े हों, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में लगना नहीं पड़ता। ठीक है। इस कहानी के बारे में सारांश में हम बाद में देखेंगे। उससे पहले देखते हैं मत अधिकार की समानता। कहानी की प्रारंभ में कांता के वोट डालने की लाइन में खड़े होने से पता लगता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखा जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, शिक्षा का स्तर कुछ भी हो या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर, सभी को मत देने का अधिकार है। इससे जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तकों में पढ़ चुके हैं, क्या कहते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी हो, वो एक वोट देने का अधिकार रखता है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक थी और ये देखकर बहुत खुश हुई कि
अन्य सबके बराबर है, उसका वोट सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। वह क्या बात है कि कांता के मन में शंका पैदा कर दी? आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखते हैं। वह एक झोंपड़पट्टी में रहती है, उसके घर के पीछे एक नाला है, उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह काम के दिन भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे मकान मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है, अतः अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबे लाइन में खड़े होकर होती है। अस्पताल, सरकारी अस्पताल के सामने लगी ये लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या प्राप्त कारण थे? क्योंकि उपरोक्त कहानी के आधार पर आप 3 कारण बताइए, कारण बता सकते हैं। ठीक है, अन्य प्रकार की समानताएं। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हुए भी जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन उनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम निम्नलिखित में कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं, भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती हैं। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है कि जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान पर अनुभव शायद बहुत ही छोटी आयु में हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तो शायद ये सोचेंगे कि लोग अब जात पात पर विश्वास नहीं करते। परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण होती है। आइए हम एक कहानी से स्कूल जाने वाली एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़ें। दलितों के बारे में आप पहले से पिछले वर्ष में ही पुस्तकों में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लेते हैं। दलित का शाब्दिक अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ। इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित ये संकेत देते हैं कि पहले उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ है और आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा झूठन में वे लिखते हैं कि कक्षा में मुझे दूसरों से अलग बैठना पड़ता था, वह भी फर्श पर, क्योंकि बैठने की टाट पट्टी पर जगह नहीं होती थी। कभी कभी मुझे सबसे पीछे दूरी पर बैठना पड़ता था, बिल्कुल दरवाजे के पास। कभी कभी बिना किसी कारण के मुझे पीटा जाता था, मारा जाता था। जब वे कक्षा 4 में थे तो प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल में और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं कि मुझ जैसे छोटे व कमज़ोर शरीर वाले की तुलना में मैदान बहुत बड़ा था। उसकी सफाई करने में मेरा पीठ दर्द करने लगी थी। मेरा चेहरा धूल से भर गया था। धूल मेरे मुंह के अंदर चली गई थी। मेरी कक्षा के दूसरे विद्यार्थी पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। प्रधानाध्यापक अपने कमरे में बैठे मुझे देख रहे थे। मुझे एक बार पानी पीने की अनुमति भी नहीं दी गई। मैं दिन भर झाड़ू लगाता रहा। स्कूलों के कमरों के दरवाजों और खिड़कियों शिक्षक और लड़के ये तमाशा देखते रहे। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल मैदान की झाड़ू लग जाती रही। और यह कम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने पुत्र को झाड़ू लगाते हुए देखा। उन्होंने शिक्षक को साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, तुम एक शिक्षक हो, इसलिए अभी जा रहा हूँ, लेकिन मास्टर इतना याद रखना, ये यहीं पढ़ेगा और इसी स्कूल में, और अकेला नहीं है, इसके बाद भी बहुत से यहाँ पढ़ने आएंगे। दूसरी कहानी का ऐसा ही घटना पर आधारित है जो भारत के बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। ये कहानी श्री व श्रीमती अंसारी की है जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद करने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वे कई मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालिक ने उनसे नाम सुना तो वो बहाने बनाने लगे कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं देते, क्योंकि उस बिल्डिंग में सभी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता है। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ति दोनों ये सुनकर आश्चर्यजनक रह गए, क्योंकि पड़ोस में मछली पकने की गंध आ रही थी।
उनके सामने दूसरे और तीसरे मकानों में जो उन्हें पसंद आए थे यही बना दुराया। अंततः प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि वे अपना नाम बदल लें, श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपत्ति ऐसा करने में इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किए। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद एक मकान मालिक मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। ठीक है, इससे हमें क्या पता लगता है कि उन्हें मकान क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनकी जाति दूसरी थी। तो जात पात देख के लोग आज भी मकान देते हैं। ये बिल्कुल समानता के विरुद्ध है। झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब है ये, कि किताब झूठन का मुख्य पृष्ठ है, जिसमें उन्होंने एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अनुभव को प्रस्तुत किया है। मानवीय गरिमा का मूल्य। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है। वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी का परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत व धर्मगत कारणों से हुआ। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सामने सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि व अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनसे सम्मान को बुरी तरह आहत किया। उन्हें यह महसूस कराया कि विद्यालय के अन्य छात्राओं के समान नहीं हैं, उनसे कमतर हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया। उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रस्तुत किया। जब लोगों ने अंसारी दंपत्ति को मकान देने से मना किया तो उनको सम्मान को चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उन्हें असमानता का महसूस हुआ और उनके सुझाव को ठुकरा दिया। जब ओम प्रकाश और अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसे व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान व उसी गरिमा के हकदार हैं जो अन्य व्यक्तियों को मिलती है। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ यह है कि देश के व्यक्ति चाहे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वह सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई। ये खत्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहाँ पहले भेदभाव व दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों को सम्मान व उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम करने वाली, नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान व उसकी स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकान, बाजार सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और व नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। अस्पृश्यता मतलब जो छुआछूत करते थे पहले। शासन में संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया गया है। पहला कानून के द्वारा, दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रम व सुविधा इन समाजों की मदद की करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम व योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं ये सुनिश्चित करती हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले अब उन्हें अवसर प्राप्त किए जाएं। इसी दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम
मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु में प्रारंभ की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए थे। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना शुरू किया और नियमित रूप से स्कूल जाना भी आरंभ किया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाने के लिए घर जाते थे, फिर वापसी लौटते नहीं थे, परंतु अब स्कूल में ही मध्याह्न भोजन मिलने लगा है। उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। यह मान्यता है कि पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर जाना पड़ता था, अब ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने के लिए भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में निम्न व उच्च जाति के साथ साथ भोजन करते हैं। कुछ स्थानों पर भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों को भूख मिटाने की सहायता की है, जो प्राय खाली पेट स्कूल आते थे और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश व उनकी उपस्थिति को बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी देश में वह स्कूल जहां अमीर बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव होता है व असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समझने से इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण है दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग ये जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म और अपंगता, आर्थिक स्थिति व महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण का बदलना भी तभी संभव है जब लोग ये विश्वास करने लगेंगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करने एक सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों का सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। अपने आत्मसम्मान के दांव पर B.R. अम्बेडकर क्या कहते हैं वो देखते हैं हम। अपने असम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्तियों को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन व निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास व मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने में और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय कुछ और नहीं है। B.R. अम्बेडकर। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। शायद आप यही सोच रहे होंगे कि भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है, जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दों पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन का मुख्य रूप से असम्मान बिताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। जब कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो अपनी सीट उठ जाना पड़ता था। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी
अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्हें अपनी सीट पर एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम में नस्ल, धर्म व राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खुले जाएंगे। उन्हें उन अलग स्कूलों में भी नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की सामर्थ्य रखते हैं जहाँ कम सुविधाएं हैं, जहाँ कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं। वह उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों से जैसा ही ऊंचा हो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के कुछ अंश हैं, वे हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप भी देखिएगा। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। पहला, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। दूसरा, कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानें, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतया भागत राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, सार्वजनिक समागम के स्थानों का उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता दायित्व या निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब कि वे सारी चीज़ों को यूज कर सकेगा जो सभी करते हैं। लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ये ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता व सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिएगा कि सब व्यक्तियों को समानता व उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोगों को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। अब इनके हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्न 1 है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? लोकतंत्र में सार्वभौमिक मताधिकार महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक नागरिक को अपने मत देने का प्रयोग करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। वह अपना मत किसी को भी दे सकता है अपनी मर्जी से। वह अपना प्रतिनिधि खुद चुन सकता है। ठीक है। सार्वभौमिक मत देने का अधिकार समानता के विचार पर आधारित है, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष व उससे अधिक हो उसे वोट देने का पूरा अधिकार है। समानता से यह मतलब है कि व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, ऊंची हो या नीची जाति का, किसी भी धर्म का हो, वह वोट देने का अधिकार रखता है। प्रश्न नंबर 2, बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और ऐसे 2 तरीके बताइए जिनसे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। हमने अभी पढ़ा था अनुच्छेद 15 के कुछ अंश, आप दोबारा देख लीजिए। हम देखते हैं आंसर कि असमानता को दूर करने के तरीके। राज्य किसी भी नागरिक को उसके धर्म, जाति या लिंग, वर्ण, जन्मस्थान आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। किसी भी नागरिक को उसके धर्म, जाति या लिंग, वर्ण, जन्मस्थान के आदि के आधार पर किसी भी दुकान, मनोरंजन के स्थान या सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोक सकता। प्रश्न नंबर 3 है, ओम प्रकाश मालवीय का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से
किस प्रकार मिलता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमानता का व्यवहार उसके वर्ग के आधार पर किया गया था। उसको समाज के उच्च वर्ग के लोगों से अलग जमीन बैठना पड़ता था, जबकि अंसारी दंपत्ति के साथ भी असमानता का व्यवहार किया जाता था। उनके साथ उनकी जाति के आधार पर भेदभाव किया गया। उन्हें लोग अपने मकान में कमरा किराए पर नहीं देते थे। असमानता के व्यवहार के आधार पर ही अंसारी दंपत्ति व ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव एक दूसरे से मिलता है। प्रश्न नंबर 4 है, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं और आपके विचार से ये लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है। लोकतंत्र में कानून धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन से यह तात्पर्य है कि देश में लागू होने वाले सभी कानून प्रत्येक नागरिक के लिए समान है, चाहे वह कोई सरकारी अधिकारी हो या एक आम आदमी, कोई या फिर कोई नेता हो। सभी के लिए कानून समान रहता है। कानून के उल्लंघन की एक तय सजा होती है। सजा के लिए भी एक प्रक्रिया तय होती है जिसके आधार पर अपराध साबित होता है। प्रश्न नंबर 5 आप स्वयं कर सकते हैं, पढ़िएगा और इसे करिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम इसी प्रकार पढ़ते रहें। धन्यवाद।